खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। इजराइल ने बैरूत पर एक मरतबा फिर हमले कर दिए हैं। उनके 2 जहाज़ों ने 4 गाइडेड मिसाइल मारे हैं बैरूत में, जो कि लेबनान का कैपिटल है, जिसके बारे में ये बात हो रही थी। ईरान की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि हम आपके साथ अमन माहिदा तब करेंगे अमेरिका के साथ अगर आप उसमें लेबनान में सीज़ फायर भी मौजूद होगा। ईरान इस सिलसिले में बार बार कह चुका है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इजराइल बैरूत पर हमला करे, और उसने वही किया। आज ये बात चल रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा साइन होगा, इधर वो डिजिटली हो या इन पर्सन हो, और आज के दिन ही इजराइल ने बैरूत पर हमला कर दिया। कमाल है, वो बिल्कुल सबोताज करने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम तो करेंगे हमला बैरूत पे और लेबनान पे, हम जो एडवांसमेंट्स कर रहे हैं वो तो हम जारी रखेंगे, तुम लोगों का मुआहदा होता है या नहीं होता है वी डोंट केयर। अब इसमें ज़ाहिरी बात है, फिर ईरानियंस का रिएक्शन आया है। जो गलीबाफ साहब हैं, उनके स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिका ना तो कोई कमिटमेंट कर सकता है और ना ही उसको निभाने की सलाहियत रखता है, और उन्होंने जो इजराइल है उसको भी कंडेम किया है इस मामले में। अब ये कितना डेंट डालेगा और इससे क्या इफेक्ट होगा, ये तो अभी कुछ घंटों में मालूम होगा। और जो इनकी फोर्स है ईरान की, उन्होंने ये कहा है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो अब आप सोचें कि इधर से इजराइल पे मिसाइल्स उड़ रहे होंगे और उधर से अमेरिका और ईरान डील साइन कर रहे होंगे, तो वो अजीब सीन हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये लग रहा था कि ये मामला ख़त्म हो गए हैं, आज संडे का दिन है, आज ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इसका अनाउंस कर चुके थे कि ये वाला मामला होगा, लेकिन अब आप ये सूरत हाल देख लें कि एक नई सूरत हाल उसमें से निकल कर सामने आ गई है। जो डील की डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान की जो डील होने जा रही है उसमें जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि सीनियर ईरानी अहदेदार को कोट करके कहा जा रहा है कि इत्तेफाक किया है कि ईरान अपने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को मुल्क के अंदर ही कम दर्जे पर लाएगा, जबकि इसके तरीका कार पर आइंदा 60 दिनों में मजीद बातचीत होगी। अहदेदार ने बताया कि माहदे के तहत अमरीका ईरान तेल पर आयत पाबंदियों को एक मखसूस मुद्दत के लिए नरम करेगा, जिसके नतीजे में ईरान को तेल फरोख्त करने और इसकी आमदनी हासिल करने की इजाज़त मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फौरी तौर पर आबना हुमस को तमाम तजारती जहाज़ों के लिए खोल देगा और अमरीका अपना बहरी नाका बंदी भी ख़त्म करेगा। अहदेदार ने मजीद बताया कि मुजवज़ा मुआहदे के तहत अमरीका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे भी जारी करेगा, जिनमें बराह रास्त नकद अदायगियाँ, इलाकाई ममालिक के ताउन और मालियाती क्रेडिट लाइन्स के जरिए फंड्स की फराहमी शामिल हो सकती है। सो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में इस माहदे में बात की जा रही है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि इस एग्रीमेंट में क्या मेन चीज़ें होंगी। अब इसमें लेबनान का जिक्र नहीं आ रहा। मैं जब से देख रहा हूँ, जितने भी मैंने पढ़े हैं, जो लोग इसको एस्टिमेट कर रहे हैं कि जी इसमें क्या होगा, इस माहदे में क्या होगा, वो 14 पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। इवन दो ईरान और अमेरिका ने सॉर्ट ऑफ उसको ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया है फ़िलहाल। इनफैक्ट ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि वेट करें, जब हमारा हो जाएगा तो हम वो रिलीज़ कर देंगे। अब देखना ये है कि वो 14 पॉइंट्स में क्या लेबनान का मामला इंक्लूडेड है या नहीं है। सो वो जुड़ता है आज जो मामला हुआ है उसके साथ। सो लेट्स सी कि इस पर क्या चीज़ें फैक्चुअली सामने आती हैं जब दोनों साइड्स इसको ऑफिशियली साइन करती हैं और रिलीज़ करती हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान का बजट आ गया है, थोड़ा सा बजट पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये बजट सतही तौर पे एक मुनासिब बजट लगता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ें हैं और हम एक राइट ट्रैक पर मालूम होते हैं, और उसमें हमें इसकी एक डायरेक्शन मालूम होती है। अब डायरेक्शन क्या है वो मैं आपके साथ ज़रा बात कर लेता हूँ। ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक टारगेट दिया हुआ है या सोचा हुआ है कि ये अगला जो फिस्कल ईयर है इसमें एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर करना है। और जो वज़ीर ख़जाना हैं और वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना के, और कुछ और लोग भी, वो बड़े बबांगे दोहल इस बात को एक्सेप्ट करते नज़र आते हैं कि जो हमारा टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करप्ट है, वो उसमें लीकेजेस हैं, वो सारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें वो करप्ट लोग हैं और वो करप्शन की नज़र हुआ है।
सो ये एक अच्छी बात है कि एक एक्सेप्टेंस है कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है। फिर वो बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाने की, जो कि टैक्स लेने और उसको नोट करने, रिकॉर्ड करने में इन लोगों का अमल दखल कम करेगा। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो हैं, जो हमारे माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी है, उनका उसमें अमल दखल कम करेगा, जिससे कि करप्शन में कमी वाक़या होने की उम्मीद है और टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं इस पॉइंट पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट पे नज़र रखिएगा। मैंने जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात की है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये लोग ये वाली रजीम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए एफपीआर में, तो फिर पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें एक रेवोल्यूशन आ सकती है। और उस रेवोल्यूशन के रिजल्ट में ना सिर्फ हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकती है, बल्कि हमारी जो टैक्स बेस है, यानी हॉरिजॉन्टल, इसमें इंक्रीज भी आ सकता है, और वर्टिकल इंक्रीज तो कैन बी अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इट। क्योंकि होता ये है कि एक जो टैक्स कलेक्शन ऑफिसर है वो जाकर ये बताता है एक प्लाजे वाले को, एक कंपनी को, छोटी कंपनी को, छोटी फैक्ट्री को, छोटे यूनिट को, बड़े यूनिट को, सबको जाकर बताता है कि आपने टैक्स चोरी करना कैसे है। वो बताता है कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं और आपने ये इतने पैसे फाइल करने हैं, मैं ये एंट्री करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अब दिस इज वाइडली नोन, मेरे ख्याल से अब शायद किसी को कोई हो जिसको ना पता हो इसके बारे में। बहरहाल अगर नहीं आपको पता तो मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। टैक्स वाला जाके बताता है कि आपने चोरी कैसे करनी है और मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। वो उसको एक लीगल कवर देता है पैसे लेकर। सो ये होता है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन कम होती है। दूसरा रह गया वो कि जी हम जो हमारी टैक्स बेस है उसको बढ़ा नहीं पा रहे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, उधर प्रेशर है, पॉलिटिकल विल है, ये है वो है। बट अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें भी कोशिश, एक सिंसियर कोशिश की जा रही है। सो अगर ये शहबाज शरीफ साहब ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए अगले एक साल में, तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आने की उम्मीद है। फिर जो सैलरी क्लास है उस पर जितना बोझ डाला हुआ है वो उसमें और रिडक्शन आ सकती है। फिर जो हमारे यहाँ बिल से टैक्स लिया जा रहा है, जो फिक्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो पता नहीं कौन कौन सा बिल टैक्स लगाया हुआ है बिलों में, उसमें वो कमी वाकया होने की उम्मीद है। यानी रिलीफ जो आपको फिर नजर आएगा, आवाम को रिलीफ मिलता हुआ। सो कीप एन आई ऑन दैट। और अगर ये उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी और यही फिर आगे चल के मामला को बेहतर करेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट इनको सामने आएगी वो ब्यूरोक्रेसी है, वो माफियाज हैं और वो एलीट है। वो इनको ये काम करने नहीं देगी। आप यकीन करिए कि वो, जिसको कहते हैं ना, कि वो फुल जोर लगाएंगे कि ये ना कर सकें। और इनको करने के लिए देखना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये टेस्ट होगा कि शहबाज शरीफ ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यहीं से पता चलेगा कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। सो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये जो टैक्स हम बनाते हैं ना जी, ये बेसिकली हमारे यहाँ फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है वो एलीट को सर्व करने के लिए, ये करप्ट सिस्टम है। इसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ये बात करते हुए। ये एक करप्ट सिस्टम है, इसमें करप्ट लोग बैठे हुए हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। इसमें हर तरह की करप्शन मौजूद है। जो आपको करप्शन, आपको डिफाइंड है ना करप्शन की फॉर्म, वो यहाँ पर मौजूद है सिस्टम में। सो ये जो बजट इन इट्स करंट फॉर्म एंड इट्स सिस्टम, ये बेसिकली इनको सर्व करने के लिए है कि ये जो करप्ट लोग हैं ये और करप्शन करें, ये फूले फले एंजॉय करें। अवाम वो गरीब से गरीब तर होते जाएं और मुल्क का बेड़ा गर्क होता जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारी एलीट है, शराफिया है, माफिया है, जो पॉलिटिकल एलीट है, जो हमारी बिजनेस एलीट है, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, ये पैसा खाते जाएं, ये एंजॉय करते जाएं, इनको कोई ना पूछे। ये वो सिस्टम इस टाइम चल रहा है। अगर ये अगले एक साल में सिस्टम ना चेंज किया गया तो मुल्क का कुछ भी नहीं होगा। हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे और इसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। अगेन और महंगाई होगी, अवाम और गरीब होंगे और ये सिस्टम ऐसे ही चलता जाएगा जब तक कि कोई मर्द का बच्चा आके ये ना कहे कि ऐसी की तैसी मैं ये सिस्टम का चेंज करके रहूंगा।
اب اس سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ لیٹس سے شوگر مافیا ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاورفل لوگ ہیں، ان کے لیے 4 5 6 7 ارب روپیہ ادھر ادھر کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ 20 20 کروڑ روپیہ بھی دیں ایم پی ایم این ایس کو تو وہ ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں اور وہ بڑا کچھ کر لیتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بہت کہانیاں چلا سکتے ہیں. یہ بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو باقی مافیاز ہیں اس ملک میں، ٹریڈرز ہیں، وہ دیکھیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ اس میں آنے کو تیار نہیں ہے. سو یہ ایک ایسی سلسلہ بنا ہوا ہے جس میں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، عام عوام ہے، وہ بےچارے پس رہے ہیں، وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اس سسٹم میں جو ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک چل رہا ہے. یہاں پر بڑی بات ہوتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کہ جی 850 ارب روپیہ آپ دیتے ہیں عوام کو، بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا غلط کرتے ہیں آپ، بھیک پہ لگا دیا آپ نے عوام کو. تو یہ جو ہماری اشرافیہ ہے وہ جو ٹیکس ایگزیمپشنز لیتی ہے، امپورٹ پر وہ لیتی ہے، ریڈکشنز لیتی ہے، بجلی سستی لیتی ہے، سستے لون لیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی بھیک ہی لیتے ہیں. وہ ہماری اشرافیہ سب سے بڑے بھکاری ہیں، وہ بھیک لیے بغیر اس ملک میں کاروبار ہی نہیں کرتے. تو اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ جتنے بڑے سیٹ ہیں، یہ جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں، یہ اپنے لوگوں کو پے ہی نہیں کرتے. 40 50 ہزار پہ لوگوں نے مینیجرز رکھے ہوتے ہیں، ان کو پے ہی نہیں کرتے. اور وہ بیچارے ایک قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اسی پر وہ گزارتے رہتے ہیں اپنی زندگی، اور ان کو یہ ارب پتی ہوتے جاتے ہیں. یعنی یہ لٹرلی بلین ایئرز ہیں، اور یہ اپنی جو کمپنی ہوتی ہے اس میں 300 400 500 600 ہزار امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ کوئی نہیں دیتے یہ ان کو. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ کماتے اتنا ہے لیکن وہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے. سو اس پہ بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو باؤنڈ کرے کہ یار آپ بلینز روپے کما رہے ہو، ہم آپ کو اتنی سبسڈیز دے رہے ہیں اور آپ اپنی جو امپلائیز ہیں ان کو پیسہ ہی نہیں دیتے. سو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ نہ تو غریب کو پوچھتا ہے، نہ مڈل کلاس کو کوئی وہ سرو کرتا ہے، اس کے لیے کوئی رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ امیر کے لیے سسٹم ہے، اشرافیہ کے لیے سسٹم ہے، مافیاز کے لیے سسٹم ہے، اور یہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے. تو اگر یہ اگلے 1 سال میں اس سسٹم میں چینجز نہیں آتی تو پھر آپ سمجھیں گے یہ حکومت فارغ ہے، پھر یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ایئر 4 اور 5 ہے ان لوگوں کا، وہ اس میں یہ کہیں گے کہ جی ہم اب ریلیف دینے کی پوزیشن ہے، ہم ریلیف دیں گے. پھر یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اشرافیہ کو ہم نے ٹیکس کیا، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا، ان کا ٹیکس بڑھایا، اور پھر یہ اب ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے تو ہم آپ کی سیلریز میں آپ کو ریلیف دیتے ہیں، ہم آپ کو اس پہ بجلی میں ریلیف دیتے ہیں، ہم آپ کے گیس کے بلز کو مینٹین کریں گے. سارا کچھ یہ پھر کریں گے، عوام کو پھر سانس آئے گا تو یہ پھر معاملات کچھ بہتر ہوں گے. تب تک ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس طرف جاتے ہیں یہ نہیں جاتے. ان کی ڈائریکشن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کے پلانز میں ہے. They understand this, they want to do this. What remains to be seen is if they'll be able to implement it or not. So we'll keep an eye and keep you updated. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.